बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और दुखद खबर है यूपी के कन्नौज से, जहां पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। ट्रक से तेज रफ्तार बस टकराई। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है और लगभग 23 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। दुखद हादसा कन्नौज से बड़ी खबर है, जहाँ पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 23 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। ट्रक से टकराई है तेज रफ्तार बस और इसी टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। 23 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी और दुखद जानकारी इस वक्त कन्नौज से आ रही है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। ट्रक से तेज रफ्तार बस टकराई है और इसी सड़क हादसे में 4 लोगों की जाने की सूचना मिल रही है, जबकि लगभग 20 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार वजह रही इस हादसे की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बस। देखिए, आमतौर पर सुबह सवेरे लोग बस से कई लोग अपने दफ्तर निकलते हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग गंतव्य की ओर रवाना होते हैं और इस बीच ट्रक और बस की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की जान जाने की सूचना है, जबकि 23 लोगों के घायल होने की खबर है। आगे बढ़ेंगे। इजरायली सेना के खुफिया प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। सेना के खुफिया प्रमुख ने मानी गलती। मेरी गलती से हुआ हमास का हमला। इजरायल रक्षा बलों ने ये जानकारी दी है और देखिए, मेरे पास इस वक्त नवभारत है और नवभारत ने भी इसको आखिरी पन्ने में जगह दी है, जिसमें लिखा है कि इजरायली सेना के खुफिया यूनिट के चीफ ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, आपको याद होगा कि जो युद्ध की शुरुआत हुई, हमास ने अटैक कर दिया। हमास के लड़ाके और हमने देखा था कि कैसे पैराशूट्स के जरिए वहां पर पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, कई लोगों की जान चली गई। इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या इजराइल ये आकलन नहीं कर पाया कि उस पर ऐसे बड़े हमले की तैयारी है। और इसी को लेकर के अब खबर ये आ रही है कि खुफिया यूनिट के चीफ ने इस्तीफा दे दिया और सेना ने इसकी पुष्टि अभी कर दी है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि खुफिया विभाग उस काम पर खरा नहीं उतरा जो कि हमें सौंपा गया था। हलीवा, जो कि उनका नाम बताया जा रहा है, हलीवा ने ये कहा कि उस हमले को नहीं रोक पाने की वो जिम्मेदारी लेते हैं जिसने इसराइल की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। जब उनका उत्तराधिकारी चुन लिया जाएगा तो वो रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने पहले कह दिया था और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसको लेकर के हमने देखा कि इसराइल में कैसे सियासत भी हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के अब इस पूरे मामले में ये एक बड़ा अपडेट है कि इजरायली सेना के जो खुफिया प्रमुख हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई है। आपको बता दें कि लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की अटकलें अब खत्म हो चुकी है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है, तो वहीं बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया गया। कल क्योंकि ये खबर सामने आई, इससे पहले क्योंकि तमाम ऐसे अटकलें लगाए जा रहे थे कि क्या अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अब देखिए, यहाँ से जो तमाम अटकलें थे वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो कि उनके कज़न हैं, उनको टिकट दिया गया है और अब वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर बलिया भी तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी, सनातन पांडे को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि बयानबाजी का दौर इससे पहले यहां से देखने के लिए मिल रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो मैदान में उतरते हैं, क्योंकि कन्नौज को लेकर ये माना जा रहा था कि सेफ साइड वहां से उतर सकते हैं मैदान में, लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं जो सभी अटकलें थे उन पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। अगली खबर झारखंड से। झारखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। 29 अप्रैल को कल्पना सोरेन नामांकन करेंगी। इस बीच आपको बता दें कि गांडेय विधानसभा सीट उपचुनाव उम्मीदवार होंगी कल्पना सोरेन और इंडी गठबंधन की उम्मीदवार भी कल्पना सोरेन होने वाली हैं। और इससे पहले भी देखिए, कल्पना सोरेन के द्वारा इस तरीके के संकेत कई बार दिए जा चुके हैं। जब महारैली रांची में हुई, दिल्ली में हुई, तब भी कल्पना सोरेन संबोधित करती हुई नजर आई और उनके भी पोस्टर्स यहाँ पर इन महारैलियों में लगते हुए नजर आए। फिलहाल उनके द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी जानकारी मिली है। 29 अप्रैल को कल्पना सोरेन नामांकन भी करेंगी। पूजा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेंकैया नायडू समेत 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। पीएम मोदी, अमित शाह इस मौके पर मौजूद रहे और देखिए, वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जब 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेंकैया नायडू को भी सम्मानित किया गया। पीएम मोदी, अमित शाह इस मौके पर मौजूद रहे। तो देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन सभी 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया
और ये जब पूरा आयोजन रहा, उस आयोजन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें वेंकैया नायडू भी आपको नजर आएंगे जिनको पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एनबीटी ने भी बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को जगह दी है। वहाँ पर आखिर में लिखा है कि कौन कौन से सूची में शामिल वो बड़े चेहरे हैं, जैसे वेंकैया नायडू जिनका आप जिक्र कर रही थी। देखिए बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखेंगे खास तौर पर अखबारों में इसे जगह दी गई है और ये तस्वीरें लगातार आपने देखी। अब जहाँ पर आप जिक्र कर रही थी, मैं एक बार दर्शकों को पढ़ करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वेंकैया नायडू, इसके अलावा प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पाठक को, क्योंकि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया, उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, सिंगर उषा उत्थुपा, यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इसके ठीक बाद, यानी कि ये जो पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार प्राप्त हस्तियों को अपने आवास पर रात्रि भोज दिया। वो तस्वीरें भी कल सामने आई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद रहे और कार्यक्रम में खुद, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस दौरान मौजूद थे। जब इन तमाम बड़े चेहरों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया, जब उनको सम्मानित किया जा रहा था, तो इस दौरान तमाम बड़े चेहरे जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसके ठीक बाद जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको अपने आवास पर बुलाया और वहां पर इनको रात्रि भोज भी दिया। कल वो भी तस्वीरें सामने आ रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उस दौरान उस पूरे, आप देखेंगे कि डिनर के कार्यक्रम में एक तरीके से वहां पर मौजूद थे, जब अमित शाह के आवास पर ये तमाम जो दिग्गज 132 हस्तियां जिनको सम्मानित किया गया है, वो जब वहां पर पहुंचे, उनमें से कई लोग, तो देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था। इसमें कई सारे ऐसे भी हैं जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जो उनके परिवार के जो लोग थे जिन्होंने अवार्ड रिसीव किया, उनको भी इनवाइट किया गया था। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उषा उत्थुप, इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे जो कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद थे। प्रीति, आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। प्रिया, देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। एसएससी घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है। 23,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होगी। एसएससी को नया पैनल बनाने का आदेश दिया गया है। तो एसएससी भर्ती को लेकर ये हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला, जिसके बाद आप सीधा तौर पर कह सकते हैं कि ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। 23,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होगी। जो भर्ती हो चुकी थी, अब वो रद्द होगी और एक बार फिर से जो परीक्षा है वो होगी। यानी कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं, मुश्किलें तो सभी की बढ़ चुकी है, लेकिन इसमें घोटाले का पूरा मामला क्योंकि सामने आया था और लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। अब एसएससी को नया पैनल बनाने का आदेश दिया गया है। और इस बीच प्रीति, यहाँ पर दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर हेडलाइन दी गई कि बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द की जाएगी, वेतन लौटाना पड़ेगा। ममता ने कहा कि फैसला ये गैर कानूनी है। अब चुनावों के बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर जानकारी दी गई दैनिक भास्कर में, लोकसभा चुनावों के बीच में पश्चिम बंगाल के करीब 26,000 शिक्षक अब मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी नियुक्ति स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016 के तहत की गई थी। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस परीक्षा को यहां पर अमान्य और शून्य घोषित कर दिया। जस्टिस के द्वारा ये जानकारी दी गई और 282 पेजेस के फैसले में कहा गया कि सभी शिक्षक बीते 8 साल में मिली सैलरी भी लौटाएं। अब 8 साल में मिली सैलरी ये 26,000 शिक्षक कैसे लौटाएंगे, ये पूरा मामला कोर्ट में आगे कैसे जाता हुआ नजर आता है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ममता बनर्जी की इसके ऊपर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि यह फैसला गैर कानूनी है, वो भी चुनावों के बीच में। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का जिक्र कर लेते हैं। शराब घोटाले से संबंधित खबर, जिस मामले में के कविता को कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2 मई को कोर्ट जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। देखिए, के कविता के द्वारा जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके द्वारा ये कहा गया था कि मेरे बेटे के एग्जाम है, आप मुझे कुछ राहत दीजिए। इससे पहले भी उन्होंने याचिका दाखिल की थी। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2 मई को फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। और एक साउथ ग्रुप से संबंधित मामले में, शराब घोटाले में किंगपिन के तौर पर के कविता को देखा जा रहा है। 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा रिश्वत के रूप में दिए गए। ये आरोप के कविता, जो कि बीआरएस नेता है, उनके ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल की जो याचिका है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग की गई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से मुलाकात करने की भी मांग इसमें की गई थी। और देखिए, हिंदुस्तान में फ्रंट पेज पर यह खबर है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर, लगातार इंसुलिन को लेकर खूब सियासी वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है और इस बीच कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल के लिए राहत नहीं रही। दरअसल कथित आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कोई राहत उनको मिली नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री की अनियंत्रित मधुमेह के मद्देनजर निजी चिकित्सक द्वारा परामर्श की जो मांग थी, उसको खारिज कर दिया।
हालांकि कोर्ट ने एम्स के निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया जो तय करेगा कि उन्हें इंसुलिन दिया जाए या फिर नहीं। मुख्यमंत्री ने रोज 15 मिनट जो उनके अपने निजी चिकित्सक हैं उनके परामर्श की बात की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उनका परामर्श चाहते हैं। और विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को एम्स के पैनल की मेडिकल रिपोर्ट आने तक उन्हें घर का खाना उपलब्ध कराने की इजाजत दी है। केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता जो हैं उनकी ओर से बताया गया कि कोर्ट ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर आप देखें तो सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ ईडी की ओर से जो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की गई उसमें कहा गया कि खुद अरविंद केजरीवाल इस तरह की डाइट को फॉलो कर रहे हैं कि उनका जो डायबिटिक लेवल है उसमें उनके लिए परेशानियां बढ़े और वो इस आधार पर जमानत चाहते हैं। लेकिन इस बीच अगर तिहाड़ जेल प्रशासन की बात करें तो वो कहता है कि इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनको इंसुलिन की आवश्यकता है। अब ये मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि इंसुलिन की आवश्यकता है अरविंद केजरीवाल को या नहीं। आगे बढ़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर हाईकोर्ट का आदेश सामने आया। 90 दिन में मामला दर्ज कर करे कार्रवाई, ये कहा गया है। खरगोन दंगे पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने लगाई याचिका। आपको ये बताते चले कि कैलाश विजयवर्गीय को लेकर हाईकोर्ट का ये बहुत अहम आदेश अपने आप में 90 दिन में केस दर्ज कर कार्रवाई करे। इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया खरगोन पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगा है और इसी को लेकर के दरअसल कांग्रेस के एक नेता हैं अमीनुल खान, उन्होंने कोर्ट का रुख किया था और अब कहा यह जा रहा है कि 90 दिन में केस दर्ज कर करे कार्रवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राखी सावंत को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल राखी सावंत की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। राखी को 4 हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करना होगा। दरअसल राखी सावंत की तरफ से अपने पूर्व पति आदिल की एक वीडियो लीक की गई, जिसके बाद आदिल पहुंच गए कोर्ट और अब ऐसे में देखिए किस तरीके से राखी सावंत को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 4 हफ्ते में निचली अदालत में आपको सरेंडर करना होगा। राखी सावंत क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखिए अलग अलग वीडियो पोस्ट करती रहती है, लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश भी करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके इस रवैये पर सवाल उठाते हैं कि वो कुछ भी करती हैं पब्लिसिटी करने के लिए या पब्लिसिटी पाने के लिए। और अब फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि अपने पूर्व पति आदिल की उन्होंने एक वीडियो लीक की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। आगे बढ़ते हुए बात सलमान खान के घर के बाहर में फायरिंग के पूरे मामले में सूरत के तापी नदी से मिले फायरिंग में इस्तेमाल हथियार। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि तापी नदी से बंदूक और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसके जरिए फायरिंग की गई थी सलमान खान के घर के बाहर। आपको बता दें कि आरोपियों ने तापी नदी में इन हथियारों को फेंक दिया और ये हथियार अब पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। मामला बेहद गंभीर है, जिसके बाद में सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच को ये बड़ा सबूत हाथ लगे हैं, जहां पर जो फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक और कारतूस थे उनको बरामद कर लिया गया है। तो देखिए सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला जिसमें लगातार एक्शन जारी है। आरोपियों ने तापी नदी में हथियार फेंका था। आपको याद होगा कि सलमान खान के घर पर हमले के बाद में कई नेताओं का जमावड़ा भी उनके आवास पर लगा, उनसे मुलाकात के लिए उनके पिता से भी मुलाकात हुई। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में जो हथियार था वो बरामद हो चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, तापी नदी से बंदूक और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपियों ने तापी नदी में ही हथियार फेंका था। फायरिंग करने के बाद वीडियो भी सामने आया था किस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये वीडियो सामने आप देख भी पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जब सलमान खान के घर पर यहाँ फायरिंग की गई थी। फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद हो चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सोर्सेज के हवाले से ही ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और आगे बढ़ते हुए बात होगी जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जहां पर हुई है फायरिंग। अज्ञात लोगों की फायरिंग में एक शख्स की मौत की सूचना मिल रही है। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी की हत्या हुई है। शादरा शरीफ इलाके में ये फायरिंग की घटना घटी है। इलाके की घेराबंदी पर जांच में जुटी हुई है इस वक्त पुलिस। देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में फायरिंग की ये जानकारी मिल रही है और इसी पूरे मामले में भी अब लगातार एक्शन जारी है। अज्ञात लोगों की फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हुई है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। समाज कल्याण विभाग के जो कर्मचारी है उसकी हत्या हुई है। शादरा शरीफ इलाके में ये फायरिंग की घटना घटी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फायरिंग की घटना, इलाके की घेराबंदी पुलिस ने की है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये अज्ञात लोग कौन थे जिन्होंने कर्मचारी की हत्या की है। समाज कल्याण विभाग की कर्मचारी की हत्या की गई है, किन कारणों से हत्या की गई, आखिर ऐसी क्या वजह थी, किस तरह उसे मौत की नींद सुला दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए इलाके में घेराबंदी की गई है और घेराबंदी कर जो अपराधी है उसकी धरपकड़ लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे कर्नाटक की बात, जहां पर नेहा हत्याकांड के खिलाफ कई जगहों पर विरोध
देखने को मिल रहा है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। सड़कों पर बीजेपी और अंजुमन इस्लाम संस्था के तमाम कार्यकर्ता उतरे, सड़क जाम कर उन्होंने प्रदर्शन किया। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से एक बड़ी घटना कर्नाटक में घटी है, उसके बाद प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है और खुद जो नेहा के पिता बताए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पार्षद, वो अपनी सरकार को घेर रहे हैं। जो रिएक्शंस और जो टिप्पणियां की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, उसको लेकर के वो हमलावर है। और अब कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक के नेहा हत्याकांड की जांच सीआईडी को आज सौंपा गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि परिवार से जल्द मिलूंगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी विरोध जाहिर कर रही है और ये कह रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे हिंदू संगठन के लोग भी सड़कों पर उतरे। तो वहीं यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कई ऐसे संगठन हैं वो इस वक्त विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसमें अंजुमन इस्लाम संस्था भी शामिल हैं जो कि प्रदर्शन करते हुए, और बीते दिनों ही फयाज जो कि आरोपी है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसकी मां की तरफ से वो स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है ये सरासर गलत है और उन्होंने कहा कि दोषी को बख्शना नहीं चाहिए, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। ये मां की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबके सामने सवाल है कि आखिरकार नेहा को इंसाफ कब मिलेगा। मेरे पास इस वक्त एनबीटी और एनबीटी ने बाकायदा इस पूरे प्रदर्शन की तस्वीर को जगह दी है और इस बात का जिक्र किया गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि मैं परिवार से नहीं मिल पाया, लेकिन जब मैं धारावाड़ जाऊंगा तो परिवार से जरूर मिलूंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने शतरंज में इतिहास रचा है। विश्व खिताब के लिए सबसे कम उम्र के दावेदारों बने हैं। आपको ये बता दें कि गैरी कस्परोव का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने उनको बधाई दी है। और देखिए आज क्योंकि जो खेल जगत का सेगमेंट है उसमें आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी हेडलाइन भी दी गई है कि गुकेश के माता पिता ने लिया था क्राउड फंडिंग का सहारा। दरअसल देखिए बहुत मुश्किल थी, राह इतनी आसान नहीं थी। 17 वर्षीय गुकेश के सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए उनके माता पिता को कई त्याग करने पड़े। गुकेश शतरंज खेलना जारी रख सके इसलिए उनके पिता को अपने करियर को रोकना पड़ा और खर्चों को पूरा करने के लिए क्राउड फंडिंग का भी सहारा लेना पड़ा। गुकेश के पिता रजनीकांत ENT सर्जन हैं, जबकि उनकी मां माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से उनकी उपलब्धि का यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा उनको बधाई भी दी गई है। आपको ये भी बता दें कि रजनीकांत ने 2017-18 में अपने पेशे से विराम लिया और बेहद ही कम बजट में अपने बेटे के साथ दुनिया भर का सफर पूरा किया। इस दौरान परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी उनकी मां ने उठाई। गुकेश के बचपन के कोच विष्णु प्रसन्ना ने कहा कि उनके माता पिता ने बहुत त्याग किए हैं। अगर आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो उनके माता पिता ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है, उतनी ही मेहनत जितनी शायद गुकेश ने की। गुकेश जनवरी 2019 में 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। और ऐसे में चिकित्सकों के परिवार से आने के बावजूद गुकेश बचपन से शतरंज को लेकर जुनूनी रहे और उनके इसी जुनून को देखकर उनके पिता ने यह फैसला लिया कि जो उनका जुनून है, जो उनका सपना है, वो पूरा होना चाहिए। और देखिए इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं फैक्ट फाइल की, और जिसमें हम आपको जानकारी देंगे। और तो ठीक है, एक बार फिर से क्योंकि इस खबर की बात कर लेते हैं, जब इस तरजीह इस खबर को दी गई है न्यूज़पेपर में, और मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ साक्षी ये देखिए। बिल्कुल प्रीति, फ्रंट पेज दैनिक भास्कर पर भी इस खबर को बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि गुकेश विश्व चैंपियनशिप के सबसे युवा चैलेंजर बने। 40 साल पुराना रिकॉर्ड उनके द्वारा तोड़ा गया और अब इस साल के अंत में मौजूदा चैंपियन चीन के लिरेन से उनका खिताबी मुकाबला होता हुआ देखा जाएगा। विश्वनाथन के बाद में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, तो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली ये खबर है, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। ट्विटर पे, एक्स माध्यम से अलग अलग लोगों ने उनको बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। भारत के 17 वर्ष के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि अब वे विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए सबसे युवा चैलेंजर बन गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और देखिए इसी युवा शक्ति को प्रमोट और आगे बढ़ाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। भारत एक युवा प्रधान देश है और ऐसे में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है और इसी कड़ी में यहाँ पर एक और रिकॉर्ड भारत के नाम पर और देखिए गुकेश की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि आराम के बाद विश्व चैंपियनशिप के बारे में मैं सोचूंगा। दरअसल कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने के बाद अब गुकेश को विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए वर्ष के अंत में चीन के डिंग लिरेन से भिड़ना है। और ऐसे में विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों पर चेन्नई के इस खिलाड़ी ने कहा कि मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था।
बिल्कुल, और इसी के साथ में अगली खबर का जिक्र कर लेते हैं। एएमयू को मिली पहली महिला वाइस चांसलर। प्रोफेसर नईमा खातून होंगी एएमयू की वीसी, और 104 साल बाद ऐसा हुआ है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक महिला वाइस चांसलर मिली है। तो 104 साल के बाद में महिला वाइस चांसलर एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल गई है। प्रोफेसर नईमा खातून अब वहां की यानी कि एएमयू की वाइस चांसलर होने वाली है। पूजा, और चलिए अब रुक कर लेते हैं फैक्ट फाइल्स का। देखिए, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 1995 में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की शुरुआत हुई। पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइटिंग को बढ़ावा देना इसका मकसद। 100 से ज़्यादा देशों में इसको मनाया जाता है। 2024 का थीम रीड योर वे, लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये देखिए, रीड योर वे फैक्ट फाइल की अगर बात करें तो पुस्तक पढ़ने के लोगों को प्रेरित करना। 100 से ज़्यादा देशों में इससे मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, और 2024 का थीम है वो है रीड योर वे। तो अब आपको ये बता देते हैं कि आज कोर्ट में कौन कौन से मामले हैं जिन पर सुनवाई होने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली से जुड़ी ये याचिका भूमि आवंटन की मांग पर सुनवाई होगी। इसके अलावा जो अहम केस है जिस पर अलग अलग कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, उसमें आम आदमी पार्टी की याचिका भी शामिल है जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण याचिका जो कि दायर की गई कमलनाथ के विरुद्ध, उस पर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ ये अर्जी दायर की गई थी। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो जमानत याचिका दायर की, आज उस पर भी सुनवाई होने वाली है। सेना की जमीन को बेचने का ये पूरा मामला, क्या राहत मिलती है या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज कोर्ट में ये अलग अलग केसेस हैं जिन पर सुनवाई होने वाली है। इसमें आम आदमी पार्टी की याचिका भी शामिल है जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।